सभी को जय गुरुदेव। कक्षा प्रारंभ करते हैं। मल्ली मुड़ेन्द्र पुत्तिकम जीवै मौणितिकम समणे संगणायगम नमो मुड़ेन्द्र विद्या गुरुम सूर्य समय कांतिगम रायणीन समुखितम महावीर नंदनम नमो मुड़ेन्द्र विद्या गुरुम अपुव्यसेवितर्णेहं निगन्तपन्थिणायगम् अतुल्यलाणसन्नेहं नमो मुनिन्द्रवेद्यगुरुम् कम्यमोहेवार्गं कसाय शल्यमोचिनं दिव्यपुञ्जाराहणं नमो मुनिन्द्रवेद्यगुरुं नमो मुनिन्द्रवेद्यगुरुं। बोले आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पिछले दिवस हम सभी ने शारदा लिपि के बारे में समझा। वह शारदा लिपि जिसके स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और उन पर मात्राओं को लगाना हमने पिछली 2 कक्षाओं में अध्ययन किया। आज हम इसी लिपि के जो संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया जाता है उनको सीखने का प्रयास करेंगे। इस लिपि को विद्वानों ने वैज्ञानिक लिपि कहा है, अर्थात जिस प्रकार से इसकी जो उच्चारित ध्वनियां है वो बहुत अपने आप में एक वैज्ञानिक अर्थ रखती है। इसलिए इसके जो चिन्ह है, मतलब लिपि के जो अक्षरों के वर्णों के जो चिन्ह है वो स्वतंत्र है, असंदिग्ध है और उनके चिन्ह एक वैज्ञानिक मान्यता को रखते हैं। इस लिपि की बहुत सारी विशेषताएं, जैसा कि मैंने पूर्व की कक्षा में भी आपको बताया था, एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। इस लिपि में सिरोरेखा लगाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी लिपियों में ऊपर सिरोरेखा नहीं लगती है। जैसे ब्राह्मी लिपि और ग्रंथ लिपि जो आपकी आगामी कक्षा होने वाली है उसमें सिरोरेखा नहीं लगाई जाती है, जबकि देवनागरी लिपि और शारदा लिपि में सिरोरेखा लगाई जाती है। और यह लिपि जो है शारदा लिपि, ये मोटी कलम से लिखी जाती है, इसलिए बड़े बड़े अक्षर लिखने की इसकी मतलब जो पांडुलिपियां है उसमें बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, स्थूल अक्षर दिखाई देते हैं, जिससे साफ समझ में आता है, जिससे उसका जब लिप्यंतरण किया जाता है अथवा उनका जो अनुवाद किया जाता है जिसमें अशुद्धियां होने की बहुत कम संभावना रहती है, क्योंकि अक्षर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये हस्त निर्मित कागजों पर लिखने के लिए बहुत उपयोगी लिपि है। वैसे इस लिपि में लिखी हुई कई ताड़पत्रीय पांडुलिपियां भी उपलब्ध हैं। वर्तमान में बताया जाता है 1 लाख से भी अधिक इस शारदा लिपि में पांडुलिपियां उपलब्ध हैं उत्तर भारत में। और यह लिपि मुख्य रूप से कश्मीर प्रांत की रही और कश्मीरी उड़िया आदि लिपियां भी इसी से निकली हुई हैं। और उस समय जिस काल में ये फली फूली लिपि, उस समय ये कश्मीर और पंजाब के राजकीय कार्यालयों में भी प्रयुक्त होती थी, इसलिए उसे तत्कालीन राजकीय कामकाज की लिपि होने का गौरव प्राप्त था। एक शिलालेख प्राप्त हुए हैं गिलगिट से। तो गिलगिट के से जो प्राचीनतम पांडुलिपियां हैं, शिलालेख में सॉरी उसकी पांडुलिपियां जो है वहां की प्राचीनतम, वो लगभग दूसरी शताब्दी की है, जो बहुत अधिक मात्रा में वहां से प्राप्त हुई है, जिसे शारदा लिपि का गौरव कहा जाता है। सबसे प्राचीन है, दूसरी शताब्दी की, और गिलगिट से वे प्राचीन पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। इस लिपि में चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे प्राकृत भाषा हो, चाहे पाली हो या अपभ्रंश भाषा हो, सभी भाषाओं के साहित्य को 100% शुद्ध लिखा जा सकता है। और इस लिपि का जो लेखन है वह भी स्पष्ट है, सरल है और सुगम है। प्रकार ये लिपि बहुत प्राचीन भी है, बहुत सारी लिपियों की जननी भी है, और साथ में इसमें अनुस्वार के लिए, अनुनासिक के लिए, विसर्ग के लिए स्वतंत्र चिन्ह है, क्योंकि बहुत सारी लिपियों में ऐसे चिन्ह नहीं होते हैं। इस लिपि में स्वतंत्र रूप से ये चिन्ह है। और अभी अपन ने पिछली दिवस वर्णमाला में ये सब कुछ सीख करके आए हुए हैं, और यह लिपि हम सभी लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें आगामी दिनों में अपन को अभ्यास करते रहना है। आज तो ये आपका सत्र पूरा हो जाएगा शारदा लिपि का, लेकिन मेरा सभी
सहभागी जो इस सत्र में पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे भी इस अभ्यास को आप जारी रखिएगा और जहाँ कहीं भी ये पांडुलिपियां मिलती हैं और यदि शारदा लिपि की कोई पांडुलिपि मिलती है तो इसको पढ़ने का जरूर अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि तभी इस क्लास को अटेंड करने का मतलब आपकी सार्थकता कहलाएगी। इस लिपि में जो गुरुमुखी है, टाकरी है, डोंगरी है, मोड़ी है, महाजनी, रामाजानी, ये सब उत्तर भारत की लिपियां हैं। ये सारी लिपियां इसी शारदा लिपि से निकल करके आई हैं, जिनमें बहुत सारी हस्तलिखित प्राचीन पांडुलिपियां मिलती हैं। और इस लिपि को देवनागरी लिपि की लघु भगनी ही कहा जाता है, क्योंकि उससे बहुत कुछ समानता इसमें देखने को अक्षरों में मिलती है। जबकि अभी आप आगे की कक्षा में ग्रंथ लिपि जो पढ़ेंगे उसके एक भी अक्षर देवनागरी से मिलते नहीं है, अर्थात उससे सामने नहीं बैठता। लेकिन यहाँ इस देवनागरी से शारदा लिपि बहुत अधिक साम्य रखती, बहुत सारे अक्षर एक जैसे हैं। आज हम सभी मात्राओं के लगाना हम कल की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम हलंत लगाना सीखेंगे, किस तरह से हम शब्दों पर हलंत का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हलंत और उसके बाद में संयुक्त व्यंजनों को। संयुक्त व्यंजन आप सभी जानते होंगे किसे कहते हैं, जिसमें एक व्यंजन आधा हो और एक व्यंजन पूर्ण हो, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन को बनाना सीखेंगे और साथ में संयुक्त व्यंजन के लिए आधे व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आधा व्यंजन यानी हलंत सहित व्यंजन जो रहता है उसको अपन कैसे लिखेंगे। तो हलंत की लिखने की प्रक्रिया आज अपन समझते हैं। कोई भी व्यंजन हो शारदा लिपि में, कवर से क से लेकर के ह तक के जितने भी व्यंजन हैं उन सभी व्यंजनों को हलंत से लिखने का तरीका एक ही है। अर्थात जो भी व्यंजन हम लिखेंगे उसके साथ में हलंत का निशान, इस तरीके का हलंत का निशान लग जाता है। ये हलंत का निशान है। जैसे अपन ने क बनाया, अब क अपन ने कल लिखना सीखा था, ये क है। अब इसमें जब हलंत लगाना है तो इस तरह से ये, तो ये का हलंत वाला, यानी देवनागरी में यदि अपन इसको लिखेंगे तो ये कहलाएगा इस तरीके का, ऐसा। देवनागरी का ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर से और रेड कलर से जो लिखा है ये शारदा लिपि का है। अर्थात कोई भी व्यंजन हो इसमें इस चिन्ह को लगाने से वो हलंत वाला व्यंजन बनता है, मतलब उसका उच्चारण आधा अक्षर जैसा किया जाता है। इसी प्रकार और दूसरे व्यंजनों को देखें, मान लीजिए हम टा लिखते हैं, हलंत वाला टा, तो इसके लिए शारदा लिपि में लिखेंगे ये टा हो गया। अगला व्यंजन अपन देखते हैं, जैसे कुछ एक व्यंजन बता रहे हैं क्योंकि सबकी प्रक्रिया एक जैसी है, तो आप सब यहाँ एक जैसे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ता हलंत वाला लिखना है तो इसके लिए ये ता शारदा लिपि में लिखा और उसके बाद में उसमें हलंत लगा दिया। इस तरह से हम हलंत लगा सकते हैं, क्योंकि जो वर्ण हिंदी वर्णमाला में अंतिम 3 संयुक्त अक्षर हैं, श, त्र और ज्या, तो इन तीनों अक्षरों को बनाने के लिए हमें हलंत वाले अक्षर चाहिए, इसलिए उनको बनाना अपन ने सीखा है। और आगे बहुत सारे संयुक्त अक्षर भी उन वर्णमाला में प्रयोग किए जाते हैं, भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिसको आज अपन अपना सीखेंगे। जिस तरह से हमने हलंत वाले अक्षर बनाना सीखे, अब हम जो संयुक्त व्यंजन अभी मैंने बताए उन तीनों को बनाना सीखेंगे। जैसे सबसे पहले श, इसको बनाने के लिए आप सभी जानते होंगे ये 2 अक्षरों से मिलकर के बनता है, इसलिए संयुक्त कहलाता है। क धन श, क इसमें हलंत वाला है और मूर्धन्य सा पूरा है, अर्थात क धन श से मिलकर के ये छ बनता है। तो इसके लिए अपन शारदा लिपि में लिखेंगे क शारदा, पहले तो शारदा लिपि का क लिखा, अब उसमें हलंत लगाना है तो इसी प्रक्रिया से अपन हलंत लगाएंगे। प्लस मूर्धन्य श, मूर्धन्य श को शारदा लिपि में इस तरीके से लिखा जाता है। अभी दोनों को प्लस करके यानी जोड़ करके एक साथ लिखना है। ये भी अलग अलग लिखे हैं क्योंकि अलग अलग आपको दिखाने के लिए लिखे हैं, बट एक साथ लिखे जाएंगे तब वो छ कहलाएगा। तो इसके लिए
ये है श, क्षत्रिय का छ। अगला संयुक्त अक्षर अपन देखते हैं त्र। त्रा में त और र दो व्यंजन मिलते हैं, तो इन दोनों व्यंजनों को अपन लिखेंगे। शारदा का ता इस तरीके से, इसमें हलंत लगाएंगे, प्लस रा शारदा का। ये शारदा का रा। अब इन दोनों को जोड़ करके लिखना है तो कुछ अलग ही डिजाइन का त्रा बन जाता है, मतलब दोनों जैसा आकार उसमें नहीं दिखता, एक अलग ही डिजाइन बन जाती है। जैसे हम नागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में छोटी ई लिखते हैं, कुछ उस तरह की। ये दो प्रकार से बनती है, एक रूप इसका ये है और दूसरा रूप है पहला रूप जो है वो ह्रस्व ई की तरह लग रहा है, देवनागरी की ह्रस्व ई की तरह, वो त्रा है शारदा लिपि का। और दूसरा रूप जो अपन हिंदी का रा लिखते हैं देवनागरी का, तो उसमें थोड़ी सी ऊपर लाइन निकालते हुए इसको बनाया है, ये भी त्रा है शारदा लिपि का। ये बीच की घुंडियों को इसमें अपन डार्क कर देंगे, क्योंकि शारदा लिपि में अधिकांश सभी जगह बीच की घुंडियां डार्क रहती हैं। अगला संयुक्त अक्षर है ज्या। ये दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, ज धन इया, जिसमें ज व्यंजन आधा है और य पूरा है। अब इसको अपन शारदा में लिखेंगे। ये तो बनाया अपन ने जा। अब हलंत लगाने के लिए इसी में अपन हलंत जोड़ देंगे, धन इया। ये दोनों व्यंजनों को लिखा। अब जोड़ करके जो नया रूप बनता है उसको लिखें। ये बना ज्या। इस प्रकार जो हमने तीन संयुक्त अक्षर यहाँ पढ़ लिए, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे संयुक्त अक्षर और शेष हैं, उनको अपन सीखेंगे। संस्कृत भाषा में एक अवग्रह का निशान आता है, आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा। उस अवग्रह के लिए यहाँ शारदा लिपि में वैसा ही निशान बनता है जैसे संस्कृत में बनाया जाता है। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं केठी, तो संस्कृत में लिखने के लिए ये बीच में अवग्रह डाला जाता है। वैसे ही यहाँ शारदा के लिए भी कोठी है। ये लिखा को, अवग्रह का निशान और थी।
यानी देवनागरी में जिस तरीके का अवग्रह का निशान बनाया जाता है वैसे ही निशान शारदा लिपि में बनता है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। फिर अनुनासिक कैसे लिखते हैं? हम संस्कृत में या देवनागरी लिपि में जो अनुनासिक लिखते हैं तो चांद और बिंदु इस तरीके से अनुनासिक लिखा जाता है। यहाँ शारदा लिपि में भी अनुनासिक इस तरह से भी लिखा जाता है और इसके लिखने के दो तरीके हैं। इस चांद को उल्टा करके भी लिखा जाता है और इस तरीके से जैसा देवनागरी में लिखा जाता है वैसे भी लिखते हैं। जैसे हम लिखे ओम, ओम में ऊपर चंद्र बिंदु बनता है, तो देवनागरी में ओम सबको लिखना आता है। हम यहाँ पर आपको शारदा लिपि में ओम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ओम में ओ आता है, अर्थात हम उसको बनाए, ओम लिखा जा रहा है यहाँ से। और इसके ऊपर चांद बिंदु बनेगा, अर्थात ये अनुनासिक, चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं, अर्थात ये शारदा लिपि में ओम लिखा हुआ है। और ठीक इसका अपोजिट भी लिखा जा सकता है, यानी चांद बिंदु को उल्टा करके, दो तरीके अर्थात। ये दोनों रूप ओम के हैं। अर्थात अब अपने जितने भी संस्कृत में कोई मंत्र है, ओम ह्रीम नमः, ओम नमः सिद्धेभ्य, सारे ओम से ही स्टार्ट होते हैं। यदि आप उनको शारदा में चेंज करेंगे, लिप्यंतरण करेंगे, तो यहीं से प्रारंभ। कल हमने जो वर्णमाला सीखी थी उसमें मात्राएं लगाना सीखी। मात्राओं में भी कोई कोई से शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसे हो जाते हैं, जहां हमें भ्रम हो जाता है कि कौन सा अक्षर है, यहाँ पर कैसे पता लगाए। तो वो कौन कौन से अक्षर है, मैं एक बार आपको पुनः कल की चीज को ही रिपीट कर रही हूँ, पुनः आपको बता रही हूँ। जैसे हमने कवर्ग का जो पंचम अक्षर लिखा था, कवर्ग का पंचम अक्षर ये है, इस पे यदि बड़े आ की मात्रा लगाई तो इस तरीके से लिखा जाएगा देवनागरी में। और उसको हमने जब इसमें शारदा लिपि में लिखा था तो किस तरीके से था, ऐसा। ये तो ह्रस्व गा है, मतलब पंचम अक्षर जो है कवर का ये ह्रस्व है। लेकिन जो हमने इसका दीर्घ रूप बनाया था, यानी बड़े आ की मात्रा लगा करके बनाया था, तो इसमें क्या किया था, यहाँ पर एक छोटा सा ये जो त्रिभुज जैसा बनाया वो खाली बनाया था, मतलब डार्क ना बना करके। ह्रस्व में डार्क था और दीर्घ में खाली बनाया, तो दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। कभी कभी पांडुलिपियों में देखने से कि यहाँ पर ह्रस्व अक्षर है कि दीर्घ अक्षर है, तो वो पूरे शब्द को देखने पर ही पता चलता है कि यहाँ ह्रस्व है कि दीर्घ है। अर्थात ये कभी कभी ये दोनों अक्षर हमको भ्रमित कर देते हैं। इसी तरह से ह्रस्व जा और दीर्घ जा दोनों लगभग एक जैसे बने थे। सॉरी, ह्रस्व जा तो ठीक है, ह्रस्व जा दीर्घ जा भी अपना जो पंचम अक्षर था उसी जैसा बना था। ये भी जा का ही रूप है, दीर्घ जा का। और यही अपन ने अभी पंचम अक्षर गां का भी दीर्घ रूप बनाया था। तो इसलिए कहीं कहीं ये कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन उस शब्द को पढ़ करके कि किस चीज का उपयोग किया गया वो अपन अनुमान लगा सकते हैं। अब चलते हैं संयुक्त अक्षरों में रेफ वाले अक्षर बनाने के लिए, क्योंकि रेफ वाले जो अक्षर बनते हैं संयुक्त में वो कुछ कुछ परिवर्तन होके बनते हैं। मतलब अभी अपन ने देखा दो व्यंजनों के साथ संयुक्त बनाया है, तो एक व्यंजन आधा एक व्यंजन पूरा, और जैसा शारदा लिपि में लिखा जाता है वैसा ही अपन ने लिखा, तो उसका एक नया रूप बन गया। मतलब वो एक साथ जोड़े तो हैं, किसी किसी में जोड़े जाते, किसी किसी में एक नया ही रूप, मतलब उन दोनों व्यंजनों से भिन्न नया रूप बन जाता है। तो वैसे ही
रेफ के साथ में जो व्यंजन जोड़े जाते हैं तो उसमें बहुत सारे नए रूप भी बनते हैं और कुछ सिंपल तरीके से भी बनते हैं। जैसे रेफ और क, मान लीजिए कोई शब्द है अर्क, अर्क, जिसमें क के ऊपर रेफ है, अर्थात ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। तो इस रेफ और क इसको कैसे लिखेंगे वो हम लिखना सीख रहे हैं। तो रेफ के लिए तो रेफ यानी रा, रा का अपन इस तरीके से लिखते हैं और उसमें लगेगा हलन क्योंकि आधा है रा, हलन, और उसके बाद में का। तो रेफ और का ये नीचे लिखा हुआ, अभी आ नहीं लिखा है प्रारंभ का, मतलब पूरा शब्द नहीं लिखा हमने, सिर्फ रेफ और का लिखा है। अब इसका जब संयुक्त रूप लिखेंगे तो संयुक्त रूप में ये बनेगा, ये तो हुआ रा और इसी में का जुड़ जाएगा। पहला प्रकार तो ये हुआ। एक और दूसरा प्रकार है इसको जोड़ने का। रा को एक छोटी डंडी के माध्यम से बीच में लगाना, या तो रा जैसा का तैसा बनाना, जैसा अपन ने ऊपर रा का शेप बनाया है वैसा ही संयुक्त में भी बनाया जा सकता है, अथवा एक डंडी के रूप में भी, छोटी आड़ी डंडी के रूप में भी लगाया जा सकता है किसी भी व्यंजन में। तो दो तरीके से रेफ का व्यंजन के साथ में संयुक्त व्यंजन बनता है। अब यदि हमने जो अर्क शब्द लिखा था वो अर्क लिखना हो तो रेफ और का तो ये बना दिया, अब इसके आगे आ और लिख दीजिए तो ये बन जाएगा अर्क। और शारदा लिपि में एक और विशेषता है, देवनागरी में अपन क्या करते हैं, जैसे अर्क लिखा है तो ये पूरी शिरोरेखा दोनों व्यंजनों को एक साथ बनाई गई है और का पे। लेकिन यदि शारदा लिपि में अपन लिखेंगे तो उसमें दोनों की अलग अलग शिरोरेखा रहेगी, जैसे आ की अलग है और का की अलग है, जैसे ये वाली आ की अलग है और ये का की शिरोरेखा अलग है, अर्थात दोनों व्यंजन विभक्त विभक्त दिखेंगे। इसीलिए कभी कभी पांडुलिपियों को पढ़ने में कठिनाई हो जाती है, क्योंकि जैसे अर्क शब्द ये एक साथ लिखा हुआ है तब समझ में आ रहा है कि चिपका हुआ है, उसके बाद स्पेस है, फिर कोई नया शब्द होगा। लेकिन सारे शब्दों में इतना स्पेस हो, सारे शब्द अलग अलग शिरोरेखा के साथ में लिखे हो, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये या आ इस तरफ वाले शब्दों में है या का उस तरफ वाले शब्दों में, या ये दोनों मिलकर के ही कोई नया शब्द बना है। ऐसा कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है, लेकिन जब अपन पांडुलिपि पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो सारी चीजें अपने को समझ में आने लगती हैं। अगला संयुक्त अक्षर देखते हैं, रेफ और ता। रेफ और ता, इसको लिखने के लिए पहले रेफ धन त, ये ता का आकार है। दोनों को जब संयुक्त किया जाता है तो इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, मतलब ये रा बनाया तो रा में ही ता जोड़ दिया। ये बन गया रेफ और ता। मतलब यदि अपन को कर्ता शब्द लिखना है, कर्ता, तो कर्ता लिखने के लिए इस रेफ और ता के आगे का लिख देंगे, अर्थात ये का लिख दिया, रेफ और ता लिखा हुआ है, और आ का डंडा, आ के डंडे की मात्रा अपन को कैसे लगानी है, इस तरीके से इसमें शिरोरेखा में ये त्रिभुज आकार का छोटा सा डार्क करना है। ये पूरा शब्द बन गया कर्ता। दीदी दोनों अलग अलग लिखना ना? हाँ बिल्कुल। रेफ और ता लिखने के लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले रेफ और ता, यानी रेफ ये है रा और ता व्यंजन अपन ने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद में इनको जब
संयुक्त करके लिखा, तो ये नीचे जो लिखा है ये बना। अब इसमें अपन ने कर्ता शब्द लिख रहे हैं, तो कर्ता में उस रेफ होता संयुक्त व्यंजन को यूज कर रहे हैं, तो का आगे लिखा और रेफ होता यह लिखा हुआ है और आकर डंडा लगाने के लिए ये मात्रा लगा दी, जिसके कारण से पूरा शब्द बना कर्ता। इसी तरह से हम और भी शब्द बना सकते हैं। उदाहरण में हम आपको कुछ शब्दों की फोटो खींच करके ग्रुप में दे देंगे, जिससे कि आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सारे संयुक्त अक्षर हैं, तो उन अक्षरों को भी ये सारी चीजें आपको मतलब फोटोज के ग्रुप में मिल जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपको दे दिया जाएगा मटेरियल। दीदी मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर जैजनल लिख करके भेज दीजिए, मैं ऐड कर दूंगी। धन्यवाद। अगला संयुक्त व्यंजन है रेफ और ख। इसको लिखने के लिए जैसा कि पहले क्या है, रेफ अर्थात रा बनाया, धन ख, तो ख बनाएंगे। ये रेफ और खा लिखा, लेकिन संयुक्त में कैसा लिखा जाएगा, तो इसको जोड़ करके लिखेंगे। ये तो खा पूरा बना है, इसमें ही ऊपर एक डंडी खींच करके बना देंगे, ये हो गया रा ऊपर वाला। क्योंकि रेफ जो पहले लिखी जाएगी, इसलिए रा ऊपर रहेगा और खा बाद में है, तो खा नीचे लिखा जाएगा। मतलब संयुक्त व्यंजन जैसे अपन देवनागरी में लिखते हैं, तो जो अक्षर पहले बोला जाता है उसको पहले लिखा जाता है, जो अक्षर बाद में जो बोला जाता है उसको बाद में लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर रेफ और खा है, तो रेफ को पहले बोला जाएगा, तो रेफ पहले लिखा अपन ने, और उस ये रेफ है और उसके बाद में ये खा है, तो रेफ और खा दोनों संयुक्त होकर के इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे अब अपन कुछ शब्द बनाए, मान लीजिए शब्द है सुर्ख। सुर्ख शब्द है, तो इसके ही आगे अपन को सु जोड़ना है। सु बनाने के लिए सा आपको कल सिखाया था, परसों। ये है सा, अब इसमें छोटे उ की मात्रा लगानी है। तो ये पूरा शब्द बना सुर्ख। कि दोनों की शुरू रेखाएं अलग होंगी, सु की अलग होगी और रेफ और ख की संयुक्त शुरू रेखा अलग होगी। इसमें मिला के नहीं लिखना है, जैसे अपन देवनागरी में मिला के पूरी एक शुरू रेखा खींचते, वैसे इसमें नहीं लिखा जाएगा, अलग अलग लिखा जाएगा। अगला संयुक्त व्यंजन है रेफ और णा। सबसे पहले रेफ लिखी अपन ने। सभी संयुक्त व्यंजनों को लिखने का तरीका यही है, जो व्यंजन पहले उच्चारित किया जा रहा है उसका, जैसे वो आधा है तो उसका आधा रूप आप पहले बनाइए, मतलब आधा में हलंत लगा के लिखा जाएगा, और धन उसके बाद में जो पूरा अक्षर है उसको पूरा लिखेंगे। इससे पहले जो रेफ और खा लिख रहे थे उसमें भी आप ये हलंत वाला निशान भी लगा लीजिए, शायद उसमें छूट गया था, ये हलंत वाला निशान उसमें नहीं लगाया था, ये उसमें भी लगा लीजिएगा। रेफ और णा लिखा हुआ है, यानी रेफ में हलंत लगेगा, यानी रा में हलंत लगेगा। ये रा लिखा अपन ने, उसके पश्चात णा। णा कैसे लिखेंगे, तो उसको पूरा लिखना है। एड़ा, और ये संयुक्त में बनेगा ला की तरह। नहीं, ये बना है रेफ और णा।
जैसे कोई शब्द है कर्ण, कर्ण शब्द यदि अपन लिखते हैं तो इसके आगे अकेला का और जोड़ना है तो ये पूरा बन जाएगा कर्ण। ये हो गया कर्ण। अगला संयुक्त अक्षर है रेफ और य। इसको लिखेंगे रेफ प्लस य। या को या जैसे ही लिखते हैं जैसे देवनागरी में लिखते हैं या, लेकिन इसका जो संयुक्त रूप बनेगा वो कुछ अलग ही मिलेगा, लगेगा। उसमें रेफ भी नहीं दिखेगी या भी नहीं दिखेगा, वो तीसरे ही प्रकार का बनेगा। जैसे देवनागरी में द लिखते हैं वैसा उसका रूप बनेगा। ये है रेफ और या। आर्य लिख देंगे, आर्य। हाँ, हम इससे छोटा सा शब्द लिख रहे हैं कार्य। कार्य, अब कार में क में दीर्घ आ है तो का लिखा अपन ने ये, और उसमें बड़े आ की मात्रा लगा दी, ये बन गया कार्य पूरा। अगला स्वतंत्र अक्षर है रेफ और वा। ये रेफ हलंत प्लस वा। ये भी भिन्न रूप में बनेगा संयुक्त अवस्था में। ये बात तो है, इसमें रेफ जो लगेगी वो इस तरीके से लगेगी, ऊपर चिपकी हुई एक आड़ी लाइन, और कभी कभी ये चा जैसा भी लगने लगता है। ऐसा कभी कभी चा जैसा भी दिखने लगता है, क्योंकि हाथ से लिखित ग्रंथ होते हैं, वहाँ हाथ से लिखे हुए हैं तो सबकी राइटिंग एक जैसी नहीं होती, लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो कभी कभी वो चा जैसे, जबकि वो रेफ और बा है, मतलब ये संयुक्त व्यंजन है। तो इस तरीके से लिखा, मान लीजिए कोई शब्द लिख रहे हैं अपन सर्व, तो इसके आगे स जोड़ देंगे तो सर्व बन जाएगा। सर्व। अगला संयुक्त व्यंजन है रेफ और थ। ये रेफ लिखा और था। था, इसका जो संयुक्त रूप बनेगा वो भी इन दोनों अक्षरों से बिल्कुल भिन्न बनेगा। जैसा दीर्घ उ बनता है देवनागरी में, ऐसा बनेगा। मान लीजिए हमने कोई शब्द लिखा है पार्थ, ये बनाया पा, और इसमें आ का डंडा जोड़ दिया, मात्रा जोड़ दी, डंडा नहीं, पार्थ।
अगला संयुक्त व्यंजन है आधा सा और था। आधे सा को शारदा में देवनागरी के भा जैसा लिखते हैं। ये हुआ सा, इसमें हलंत लगाया, धन था। इसका संयुक्त रूप सा में था जोड़ना है। जैसे कोई शब्द लिखा, स्थान, तो क्या करेंगे, इसी वाले आधे सा और था में आ की मात्रा जोड़ देंगे और साथ में ना बना देंगे, तो ये बन गया स्थान। अगला संयुक्त अक्षर है ता और था। ये ता लिखा, उसमें हलंत जोड़ा प्लस था। इसका संयुक्त रूप भिन्न बनेगा। जैसे कोई शब्द लिखा, तथ्य, ये बना तथ्य। प्राकृत का शब्द है तथ्य। अगला संयुक्त व्यंजन देखेंगे, आधा ना और था। ये ना लिखा, इसमें हलंत जोड़ा प्लस था। शब्द लिखा हमने मंथन। ये माँ आगे जोड़ दिया और पीछे ना, मंथन। अगला संयुक्त अक्षर ग और ध।
ये गा लिखा, हलंत लगाया प्लस धा। इसमें जो धा संयुक्त व्यंजन जुड़ा है, इसको लिखने से जैसा अपन देवनागरी में बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की मात्रा इसमें लग जाएगी। शब्द देखेंगे, दुग्ध, अब इसमें छोटे ऊ की मात्रा जोड़नी है, ये दुग्ध। अगला संयुक्त व्यंजन है बा और धा। इसको लिखने के लिए भी जो अपन ने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई थी, बिल्कुल वैसे ही इसमें बनेगा। शब्द लिखा, लब्ध, लब्ध। अगला संयुक्त अक्षर है दा और धा। इसको नागरी में भी अपन दो तरीके से लिखते हैं। द और धा। संयुक्त होने पर इस तरह से बनेगा। जैसे हमने शब्द लिखा सिद्ध, सिद्ध। अगला संयुक्त है द और या। द्या।
जब संयुक्त में या जुड़ा हो तो जैसा देवनागरी अपन री की मात्रा लगाते हैं वैसा उस व्यंजन में जुड़ जाता है। शारदा लिपि में नीचे जो री लगाई री जैसा मतलब अपन देवनागरी में री लगाते हैं वह री जैसा शारदा में यार बनता है, मतलब आधा या संयुक्त व्यंजन के साथ में। जैसे कोई शब्द लिखा विद्या, विद्या और इसमें आ का डंडा जुड़ते हैं। अगला संयुक्त व्यंजन है धा और या। अब आगे के जितने भी संयुक्त व्यंजन है उन व्यंजनों में परिवर्तित कोई तीसरा रूप नहीं बनेगा शारदा में। मतलब जो दो व्यंजन है उन्हीं दो व्यंजनों से ही रूप बनेंगे। जैसे धा और या है, तो धा कैसा बनता है उसको अपन देखें और या वैसा की वैसा लगाए। तो धा अपना ये धा है, अब इसमें या लगाना है तो अभी मैंने बताया था या के लिए नीचे रेफ जैसा लग जाता है, नागरी में अपन जैसे रेफ लगाते हैं वैसा। तो ये बन गया ध्या। अब यदि ध्यान शब्द लिखना है अपन को, ध्यान, तो इसी में आ की मात्रा लगाई और ना। यानी या के साथ जितने भी संयुक्त व्यंजन होंगे सभी में नीचे रेफ जैसा लगेगा। जैसे माँ और या, अगला संयुक्त व्यंजन है माँ और या, आधा माँ और या, तो माँ में नीचे रेफ जैसा लग जाएगा। ये हो गया मैं। अब शब्द लिखा अपन ने रम्य, ये हुआ रम्य। ऐसे ही ता में यदि या लगा होते आदित्य शब्द यदि लिखना है तो उसमें ता में नीचे रेफ जैसा लगा देंगे। भा में यदि या लगाना है, अभ्यास शब्द लिखना है तो उसमें भा बना करके नीचे रेफ जैसा लगा देंगे। वा में यदि या लिखना है काव्य शब्द तो उसमें वा बना करके नीचे रेफ जैसा लगाए। यानी ये या के साथ जितने भी संयुक्त व्यंजन है सभी में उस व्यंजन को जो आधा व्यंजन है उसको पूरा लिखेंगे और उसमें नीचे या लगाने के लिए रेफ जैसा निशान संकेत बनाया जाएगा जिससे कि वो संयुक्त हो जाएगा। अगला संयुक्त व्यंजन है द्वित्विका। दो का है तो एक का तो हमने पूरा लिखा और एक आधा है। तो का के हमने दो रूप देखे थे कल। तो एक रूप जो नीचे लिख रही है वो है और एक जब आगे लिखा जा रहा है ऐसा। ये हो गया द्वित्व का। जैसे चक्क शब्द लिखा है, चक्क, तो चा आगे इसके आगे चा बना लेंगे अपन तो चक्क बन जाएगा। अब कुछ संयुक्त व्यंजन मैं आपको ऐसे ही लिख के बता रही हूँ, उदाहरण नहीं लिख रही हूँ। उदाहरण आप स्वयं उनके देख करके लिखें क्योंकि
समय अपने पास कम है और संयुक्त व्यंजन बहुत सारे हैं। और आज मैं आपको शारदा लिपि में नमोकार मंत्र भी लिखना बताऊंगी। आधा क और ख, तो इसके लिए हम जो अक्षर बाद में है वो पूरा बनेगा, और जो अक्षर पहले है वो आधा बनता है। नागरी में भी ऐसे ही बनता है, आधा का है उसका खा पूरा है। तो हम क्या करेंगे, शारदा में भी खा पूरा बना लेंगे। ये खा बना। अब इसमें आधा का जोड़ना है, अर्थात इसी को और ऊपर तक लेकर के ये है आधा का और वा। आधा च और छ। ये बना च, और इसमें अपन को जोड़ना है छ। नीचे जो रेफ लगाई जाती है, जैसे जा में नीचे रा लगा हुआ है, तो उसको लिखने का तरीका है, सभी व्यंजनों में एक जैसा ही रहेगा रेफ लगाने का तरीका। ये तो जा पूरा लिखा, अब इसमें रेफ लगाना है, तो जहां नीचे साइड ये रेफ लगेगी। आधा डा और डा। पहले डा लिखेंगे, ये पन्ने लिखा डा। अब इसके नीचे डा जोड़ देंगे, बीच वाले से अपन डा जोड़ेंगे। आधा ता और सा, ता बनाया और उसमें सा जोड़ देंगे। ये सिंपल है, इनमें परिवर्तित रूप नहीं बन रहा है, सीधे सीधे जोड़ना है दो दो व्यंजनों को। तो इस तरीके से संयुक्त व्यंजन अपन कोई से भी लिख सकते हैं। आधा पा अल्ला। दित्य माँ।
2 बार मान लिखी अपन ने, एक के नीचे एक द्वित्व। देखिए वर्तमान में जो आधुनिक देवनागरी चल रही है उसमें संयुक्त व्यंजन इस तरीके से लिखे जाते हैं, नहीं दोनों संयुक्त व्यंजन एक साथ दाएं और बाएं लिखे जाते हैं, ये जैसे ऊपर द्वित्वमा लिखा है। लेकिन पांडुलिपियों में जो संयुक्त व्यंजन लिखे जाते हैं वो एक के नीचे एक लिखे जाते हैं, इसीलिए कुछ कुछ शब्द अभी भी अपन संयुक्त अवस्था में एक के नीचे एक लिखते हैं। जैसे सिद्ध शब्द में दा और दा के नीचे धा लगाते हैं, ऐसे द्वितीय शब्द में द्वितीय शब्द यदि लिखते हैं अपन तो इसमें दा के नीचे वा लगाते हैं, यानी ये पांडुलिपि की परंपरा है। और जबकि इसको यदि अपन तोड़ के अलग लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द्वितीय यानी दाएं बाएं भी लिख सकते हैं। तो वर्तमान में आधुनिक रूप में ये थोड़ा सा परिवर्तन अपने देवनागरी में भी आया है, लेकिन पांडुलिपियों में या पुरानी लिपियों में एक के नीचे एक लिखने का ही संयुक्त व्यंजन लिखने का है। इस वाली लिपि में, शारदा लिपि में तो है कम से कम, और किसी किसी लिपि में इस तरह से दाएं बाएं लिखने का भी सिस्टम है, इसमें इस तरीके से लिखा जाता है। इस प्रकार बहुत सारे संयुक्त व्यंजन आपने सीखे और अभी बहुत सारे शेष हैं, वो आपको मैं पीडीएफ के रूप में ग्रुप में डाल दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं। आज जितने भी अपन ने ये समझे हैं संयुक्त अक्षर, उन सबका आप बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिएगा और उनसे मिला करके कुछ शब्दों को भी बनाइएगा। मैं आपको आज एक णमोकार मंत्र और दिखाने वाली थी। शारदा लिपि में णमोकार मंत्र लिखा गया है, जिसको आपको दिखाना है। ये सारे शारदा लिपि के टेक्स्ट थे जो आपको ग्रुप में भेजे जाए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये णमोकार मंत्र है। अब आपने मात्राएं भी सीख ली हैं, व्यंजन भी सीख लिए हैं, स्वर भी सीख लिए हैं, तो कुछ कुछ आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ णमोकार मंत्र कैसे लिखा है। देखिए यहाँ प्रारंभ का जो अक्षर है ये णा है, उसके बाद में भा जैसा जो बना है वो माँ है और ऊपर से लगती है इसलिए ओ की मात्रा ऊपर लगी हुई है। फिर आगे देखिए हो गया णमो पूरा शब्द। फिर अरिहंताणम का आ अलग है, रा में ई की मात्रा लगा के री बनाया अरिहंताणम, हा पे ऊपर बिंदी रखी हन, और ताड़म ता में आ का थोड़ा सा मात्रा लगाए और णा पे फिर बिंदी रख दी तो अरिहंताणम। और देखिए पूरे टेक्स्ट में आप देखें एक एक अक्षर पे अलग अलग शिरोरेखा है, एक साथ पूरी शिरोरेखा नहीं खींची जाती है। यही इस शारदा लिपि की पहचान है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द लिखे जाते हैं, मोटी कलम से लिखे जाते हैं, इसलिए वो बिंदु बीच में आ जाते हैं जो भरे हुए रहते हैं स्याही के, तो इस कारण से ये लिपि स्पष्ट रूप से पढ़ने में आ जाती है। कुछ लिपियां बहुत छोटे अक्षरों में लिखी जाती हैं तो वो उतनी जल्दी पढ़ने में नहीं आ पाती, लेकिन ये शारदा लिपि बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार अपना ये शारदा लिपि का सेशन 3 दिन का पूर्ण हुआ। इससे संबंधित अभी आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको जो शिलालेख में मिलते हैं तो शिला जैसे उसमें ताड़पत्र का अलग है कि उसमें ये पता चल जाता है, लेकिन शिलालेख में जो लिखे हुए रहते हैं तो जो शब्द भरे हुए हैं बीच बीच में तो उनको कैसे पता, उसमें शिलालेख में कैसे भराव होगा डार्क उसका? गुदे रहते हैं, डार्क गुदे रहते हैं शिलालेख वाले, मतलब अच्छा। मोटे अक्षर, और ताड़पत्र पे भी इस तरीके से दिखाई देते हैं। और इसकी पांडुलिपियां तो बहुत सारी है, लेकिन वर्तमान में अभी अपने पास मतलब अपन लोगों ने देखी नहीं है या अपन को ये लिपि आती नहीं थी, इसलिए कभी देखने में भी आई हो तो भी नहीं समझ पाएंगे कि ये शारदा लिपि है। अब अपन सीख चुके हैं तो जहां भी अब पांडुलिपियां मिले तो अपन अध्ययन करने का प्रयास करें और साथ में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि इसको जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख पाएंगे। अभी ऐसे लिखना पढ़ना तो आसान है, लेकिन जब पूरी पांडुलिपि मिलती है, जैसे ये एक पांडुलिपि का एक पेज में आपको दिखा रही हूँ, ये है शारदा लिपि में लिखा हुआ पांडुलिपि में गौरी दशकम, मतलब जैनेतर साहित्य है और उसका देवनागरी में लिप्यंतर भी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए अब शब्द किस तरीके के लिखे हुए हैं, अभी इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अपन ने अक्षर बनाना सीख लिए हैं, लेकिन फिर भी अभ्यास करेंगे तो इससे बन सकता है। अब प्रारंभ में देखिए पहला अक्षर हमने आपको बताया था भी ओम लिखना,
तो प्रारंभ में चंद्र बिंदु उल्टा बना हुआ है, उसमें सीधा वाला नहीं है यहाँ पर, तो ओम शब्द लिखा हुआ। उसके बाद में श्री, हाँ श्री, श्री में क्या होता है, सा दंत सा बनता है, तो दंत सा माँ जैसा बनता है ना इसमें शारदा लिपि में, तो इसके बाद लिखा हुआ है श्री और नीचे रेफ लगी हुई है, इसलिए वो श्री बन गया। उसके पश्चात गा, गा के बाद में ड़ा, ड़ा तो ऊपर एक आड़ी लाइन है और एक आड़ी लाइन किसकी मात्रा होती है, एक ही, तो गणे, और फिर शा, फिर या, यानी गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ, मतलब ये ग्रंथ गौरी दशकम है, तो प्रारंभ में किया ओम श्री गणेशाय नमः। इस तरीके से हम इस पांडुलिपियों को पढ़ना सीखते हैं। थोड़ा सा कठिन लगता है, हर चीज प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस करें तो सीख सकते हैं। उसके आगे क्या लिखा, ओम लीलम, लीला, हाँ ओम लीला, हाँ लीला, इसको भी डाल देना बहन। हाँ तो इसको कोशिश इसके करेंगे साथ कि में क्या और भी टेक्स्ट हैं जो शारदा लिपि के जो हमारे पास हैं या अन्य पुस्तकों में दिए हुए हैं, वो डाल देंगे, जिससे आप अभ्यास उससे कर सकते हैं। हाँ, भले वो जैनेतर साहित्य के हैं, तो कुछ जैनेतर भी वो साहित्य को शब्द पढ़ना सीखने से मतलब। हाँ हाँ, पांडुलिपि का अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी कम से कम। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर रखिए कक्षा का। प्रश्न ये है कि एक ही लिपि को कम से कम 15 दिन तक चलना चाहिए, तब प्रैक्टिस होगी। अब 15 दिन आप लोग चलाएं, हमने 3 दिन चला दी। अभी हम लोग तो प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ चलाएंगे। चलिए, पहले दिन तो बहुत कठिन लग रही थी, लेकिन अब थोड़ी मतलब उसके प्रति वो हो गया। पहले दिन बहुत कठिन लग रही थी। अभ्यास से आती थी। जब अपन पहली कक्षा में पढ़ना सीखा होगा या पाठशाला पहले दिन गए होंगे, तो भगवान के नाम और नमोकार मंत्र अपन को बहुत कठिन लगा, तो उसी तरह से ये अपन पहली कक्षा पढ़ रहे हैं तो कठिन तो रहेगी, लेकिन अभ्यास करने से सारी चीजें आ जाती है। और अनभ्यास विषम विद्या, अभ्यास नहीं करोगे तो वो विद्या भी विद्या समान हो जाएगी, अर्थात वो भी भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास बहुत जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। वो एक ओम लिखा रहता, वो कौन सी भाषा में लिखा रहता दीदी? वो ऐसा चंद्र बिंदु रहता है और एक लाइन और उसके नीचे ऐसा कुछ, वो मैं जे बना करके बीच में ना रहे। नाम है प्राकृत भाषा, वो ग्रंथ लिपि में अभी अपन आगे ग्रंथ लिपि सीखने वाले हैं ना, वो जो अपना जैन ओम आप लोगों ने देखा होगा, उस ओम को बनाना अपन ग्रंथ लिपि में सीखेंगे। वो ग्रंथ लिपि से आया, ग्रंथ लिपि का ओम है वो एक्चुअल में, और ऊपर बिंदी रखी तो ओम बन गया। जी, आपने बहुत ही अच्छे से प्रेम से इतने अच्छे से सिखाया कि बहुत समझ में आ गया पहली बार में। चलिए बहुत अच्छा है, मुझे इसमें सफलता प्राप्त हुई। सरस्वती वंदना करके आज कॉल करेंगे, आप लोगों में से कोई करेगा सरस्वती वंदना? हम कर रहे हैं। हाँ, नमो अमा सरस्वती, नमो माँ भारही, नमो माँ सुहृदेयी च, नमो भागीश्वरी, विद्याणां पदायिनी, मोह्यण्णां हारिणी, हंस स्कंद समारूढ़ा, वीणा पोथधारिणी, सया गुण विहौशालिनी, दिव्या कमल लोयणा, तिथ्यराडम्बासिनी, सब्बण्णु मोहोपणा, जगम्मा च ब्रह्मणि, णनिन्द मुनिन्द वंदनी, वरदा वाणी सुदेही, कुमारी कलाभाषिणी, दूसरे लोग नहीं भाषा जो ये विभूषा, ललिये स्वरूप ब्रह्माणी, कामत्र पदायितः, शारदा ब्रह्मयारिणी, सरस्वती नमो तुझ्य, वरदे काम रूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धि हो कुमये सया, तच्च बोह पवहिणी,
सोय देई मम पालय समदा पूज्य महादेई नमो सरस्वती नमो सरस्वती। सरस्वती जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महाराज आचार्य की गुरुदेव जय। श्री समय इनको सागर जी वंदना, महाराज सबको की जय जय। जय। तीन कम 9 कोटि चलिए, सभी महामंडल को की जय जय। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय वंदना।